कल प्रधानमंत्री जी ने देश को ये बताया कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएज और एमपीज के खातों की जांच अमित शाह द्वारा करवाएंगे और वो जांच का दायरा 8 नवंबर के बाद से शुरू होगा। देश में सभी लोगों को ये शक था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 8 नवंबर के पहले ये पता था कि नोटबंदी होने जा रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैश को कन्वर्ट कर लिया, ब्लैक को वाइट कर लिया। ये लोग कह रहे थे, आम चर्चा थी। अब वो शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अब ये सामने दस्तावेज आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपनी तमाम प्रदेश की यूनिट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ये आदेश दिए थे नोटबंदी होने से कई महीने पहले कि वो जगह जगह जाकर ज़मीनें खरीद लें। पहले ये बात सामने आई कि बिहार में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के ठीक पहले ज़मीनें खरीदी। अब ये सामने आया है कि उन्होंने ज़मीनें राजस्थान में और उड़ीसा में भी इसी तरीके से खरीदी। देश में सब लोग जानते हैं कि ज़मीन यानी कि रियल एस्टेट के कारोबार में बड़े पैमाने पे कैश का लेन देन होता है। जितना कैश और जितनी रकम दिखाई जाती है कागज़ पर, उतनी ही या उससे ज़्यादा की रकम अंडर हैंड टेबल के नीचे दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अलग अलग प्रदेशों में अपनी पार्टी के नाम पर ज़मीनें खरीदी और इसका ऑथराइजेशन अमित शाह जी ने किया। तो इसका मतलब साफ है कि 8 नवंबर के पहले की जांच होनी चाहिए। 8 नवंबर की बात की जांच जो है सिर्फ दिखावा है। दूसरी, अगर इस जांच की कोई क्रेडिबिलिटी माननीय प्रधानमंत्री जी रखना चाहते हैं, निष्पक्षता रखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये जांच अमित शाह जी ना करें, बल्कि ये जांच एक इंडिपेंडेंट कमीशन, एक आयोग करे जिसमें देश के प्रतिष्ठित लोग, जिनकी इंडिपेंडेंस पर, जिनकी ईमानदारी पर पूरे देश को यकीन हो, वो इस आयोग में बैठें और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज, एमपीज और पार्टी फंड की जांच ना हो, देश में सभी राजनीतिक दलों की जांच, यानी कि कांग्रेस, बाकी अन्य दल, रीजनल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, सभी के एमएलए, सभी के एमपीज के पिछले 5 सालों के बैंक के खातों की और लेन देन की जांच हो, पार्टी फंड की जांच हो, इलेक्शन फंडिंग की जांच हो, तब देश के सामने पूरा सच आएगा और देश को सरकार की इस पहल पर किसी तरह का यकीन होगा। इस मामले में और विस्तृत जानकारी पहले दिलीप पांडे जी और फिर राघव चड्ढा जी आपको देंगे। दोस्तों, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब भारतीय जनता पार्टी के पहली कतार के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर कोरे आरोप लगाकर रह जाते हैं। सरकार उनकी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास है। जांच के लिए जितने भी प्रकार की एजेंसियों की आवश्यकता हो वो सब भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। फिर भी भाजपा के नेता टीवी चैनलों पर आते हैं और आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के मामले में। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी
उम्र के लिहाज से भले आम आदमी पार्टी से बड़ी पार्टी हो, पर जहां तक सवाल ईमानदारी का है, पारदर्शिता का है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का है, युगों लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के द्वारा सेट किए गए बेंचमार्क्स तक पहुंचने में। जहां आम आदमी पार्टी का 95% डोनेशन बैंकिंग सिस्टम के जरिए आता है और 5% जो कैश से आता है, और वो भी डिस्क्लोज होता है, नॉन सोर्सेस से आता है, यानी कुल 100% डोनेशन आम आदमी पार्टी का ज्ञात सोर्सेस से आता है, नॉन सोर्सेस से आता है। वहीं भाजपा के 70% फंड का और कांग्रेस के 80% फंड का अता पता नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग के मामले में बीजेपी को इंडाइट किया हुआ है, जहां उन्होंने वेदांता ग्रुप से पैसे लिए। जिन 6 पार्टियों ने आरटीआई के अंडर में आने से मना कर दिया था, भाजपा उनमें से एक है। और तब जब भाजपा पारदर्शिता की बात करती है तो वो कहावत याद आती है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। आज माननीय मोदी जी के सामने एक बहुत बेहतरीन अवसर है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। वो एक झटके में अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं, एक ही वार में उनके खिलाफ उठने वाले विरोध के हर स्वर को वो मौन कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना सा है उनको कि कल जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक उच्च स्तरीय आयोग बनाकर, जिसके अंदर इंपेकेबल इंटीग्रिटी के श्रेष्ठ लोग हों, विशेषज्ञ हों, इस आयोग के जरिए सिर्फ भाजपा नहीं, सभी पार्टियों के, सभी विधायकों, सांसदों के और खुद पार्टियों के भी खातों के पिछले 5 साल के डेबिट क्रेडिट का कितना आया कितना गया, इसका जांच हो जाए और ये आंकड़ा सार्वजनिक हो जाए। इस चुनौती को स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी विरोधी राजनीतिक दल को राजनीति करने का अवसर नहीं मिलेगा। सभी राजनीतिक दल, चूंकि आदेश सरकार की ओर से आएगा और ऐसे वातावरण में आएगा जब खुद सरकार पर उसकी नीयत को लेकर, उनके तरीकों को लेकर गहरे सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया जाना उनकी नेक नीयति को, उनकी ईमानदारी को और नोटबंदी के कानून को वो सही नीयत से लाए हैं, सही उद्देश्य से लाए हैं, ये सब कुछ एक झटके में प्रमाणित हो जाएगा, साबित हो जाएगा। क्योंकि रोजाना जिस तरह से कागजात निकल के आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं द्वारा अमित शाह के इशारे पर काले धन को सफेद करने की कवायद को लेकर, अब यह सिर्फ शक नहीं रह गया, अब यह सिर्फ आरोप नहीं रह गया। और ये कैसे शक नहीं रह गया, कैसे आरोप नहीं रह गया, इस बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे हमारे साथी राघव चड्ढा जी। दोस्तों, 8 नवंबर 9 नवंबर को ये आंकलन लगाया जा रहा था, ऐसी चर्चा थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले धन और अपने वरिष्ठ नेताओं के काले धन की अदला बदली कर दी या उसका निवेश कर दिया। परंतु उसके बाद अब जो फैक्ट्स, जो सबूत मीडिया के माध्यम से और खोजी पत्रकारिता के माध्यम से हमारे सामने आए हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन, अपना नकद का धन का रंग बदल दिया और उसका निवेश कर दिया।
पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के वरिष्ठ नेता संजीव कंबोज ने प्रधानमंत्री की 8 नवंबर की नोटबंदी की घोषणा से 2 दिन पहले 2000 के नए नोटों के बंडल की फोटो अपने सोशल मीडिया पे डाली। तो बीजेपी के नेताओं के पास 8 नवंबर से पहले 2000 के नए नोट उपलब्ध थे। दूसरी जानकारी आई कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री की 8 नवंबर की घोषणा से कुछ घंटे पहले कई करोड़ रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं। मैं बैंक अकाउंट का नंबर भी आज आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट है, इसका नंबर है 5545100034। ये भारतीय जनता पार्टी के केवल एक बैंक अकाउंट की जानकारी अभी हमारे पास है। एक ऐसे राज्य में जहां पर ना भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन है, ना ही उनका कोई वोट शेयर है, उस राज्य की इकाई ने कई करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस प्रधानमंत्री की 8 नवंबर की घोषणा से पहले करे। तीसरा सबूत हमारे समक्ष आया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने में तमाम सरकारी बैंकों के अंदर अब नॉर्मल डिपॉजिट्स, इतनी भारी मात्रा में पैसा जमा कराया गया जो पहले नहीं देखा गया। नवंबर में प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, परंतु जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने में बहुत भारी मात्रा में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करे जाते हैं। और अब जो सबूत हमारे सामने आया है वो इस बात को पूरी तरीके से साबित कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले धन का निवेश कर लिया या उसको बदल लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अभी हमारे पास जानकारी है और अभी सबूत भी हम आपके समक्ष रखेंगे। 3 राज्यों में जमीनें खरीदी, जायदाद खरीदी प्रधानमंत्री की 8 नवंबर की घोषणा से पहले। उन 3 राज्यों का सबूत आज हम आपके समक्ष रखेंगे। वे हैं बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों को अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऑथराइज करा गया कि आप जमीनें खरीदें। वे 3 लोग हैं। एक संजीव चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और बिहार इकाई के सेक्रेटरी हैं। दूसरे हैं लालू बाबू प्रसाद, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के। और थर्ड हैं दिलीप जायसवाल, ये भी बिहार इकाई के पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। इन 3 लोगों को बिहार में अलग अलग जगहों पर, प्राइम लोकेशंस पर जमीन जायदाद खरीदने का ऑथराइजेशन अमित शाह जी ने दिया और कहा कि 7 नवंबर से पहले आप जमीनें खरीदिए। ये है वो ऑथराइजेशन। आज हम आपके समक्ष ये डॉक्यूमेंट भी रख रहे हैं जिसमें अमित शाह ऑथराइज कर रहे हैं दिलीप जायसवाल को कि आप तमाम दस्तावेजों पर दस्तखत कर कर जमीनें खरीदिए। ये अमित शाह जी के लेटर हेड पर उनका नाम है, उनके दस्तखत हैं, उनके द्वारा ऑथराइज करा गया कि आप जमीनें खरीदिए। इन जमीनों में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसमें से 2 करोड़ रुपए की जानकारी आज हमारे सामने है। 2 करोड़ रुपए नकद में दिए गए, कैश में 2 करोड़ रुपए का निवेश करा गया 8 नवंबर की प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले। 5 जगहों पर बिहार में जमीनें खरीदी गई, सीतामढ़ी, अरवल, कैमूर, किशनगंज और वेस्ट चंपारण। ये जमीनों में कुल 2 करोड़ रुपए की राशि नकद में दी गई। और ये जमीनें कब कब खरीदी गई, वे डेट भी आज हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे ताकि ये देश पूरा जान ले कि 8 नवंबर की घोषणा से पहले एक लार्ज स्केल पर रियल एस्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपने काले धन का निवेश कर रही थी। सीतामढ़ी में 18 अक्टूबर 2016 को जमीन खरीदी गई। अरवल में 19 सितंबर 2016 को जमीन खरीदी गई। कैमूर में 7 सितंबर 2016 को जमीन खरीदी गई।
किशनगंज में 19 सितंबर 2016 को जमीन खरीदी गई और वेस्ट चंपारण में 5 अक्टूबर 2016 को जमीन खरीदी गई। और इन सारी जमीनों में जो टोटल राशि कैश में पे करी गई वे 2 करोड़ की थी। इसके साथ साथ जब संजीव चौरसिया जी से यह पूछा गया, जिनको अमित शाह ने ऑथराइज करा था कि आप जमीनें खरीदिए, कि भाई आपने ये जमीनें कब तक खरीदी और पेमेंट कैसे करी, तो उन्होंने चौंका देने वाला बयान दिया जो मीडिया रिपोर्ट में दर्ज है। उन्होंने कहा कि हमें आदेश था कि नवंबर के पहले हफ्ते तक जमीनें खरीदनी है, यानी कि 7 नवंबर 2016 तक जमीनें खरीदनी है। प्रधानमंत्री की नोटबंदी की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016। और अमित शाह जी द्वारा इन लोगों को आदेश दिया गया कि 7 नवंबर 2016 तक आप लोग जमीनें खरीदिए। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि आपने ये जमीनें जब खरीदी तो पेमेंट कैसे करी, चेक से करी कि कैश से करी? तो उन्होंने कहा अलग अलग माध्यम से पेमेंट करी, यानी कि कुछ पेमेंट चेक में करी गई और थोड़ी पेमेंट कैश में करी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता, उनके विधायक, वहां के जनरल सेक्रेटरी का बयान है। किसी पार्टी का आरोप या किसी पार्टी का आंकलन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो न्यूज रिपोर्ट में दर्ज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लार्ज स्केल पर जमीनें खरीदी, जिसमें से केवल 5 प्रॉपर्टी की डिटेल्स आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये सारे प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के कागज भी हैं। ये सीतामढ़ी का है, ये वेस्ट चंपारण का है, किशनगंज का है, कैमूर का है, अरवल का है। ये अभी आपको प्रेस वार्ता के बाद दे भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की घोषणा से पहले जमीनें खरीदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नोटबंदी से पहले ये जमीनें खरीदी। उड़ीसा में 4 जगह पर जमीन खरीदी गई, जिसकी जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध है। पहला 2 एकड़ का एक प्लॉट लैंड का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खरीदा गया। दूसरा जगत सिंहपुर में खरीदा गया। तीसरा बहरामपुर हाईवे के पास में एक प्राइम लैंड, वो खरीदा गया। और चौथा जरसुगदा में खरीदा गया। ये 4 जगह भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने उड़ीसा में जमीनें खरीदी 8 नवंबर की घोषणा से पहले। साथ ही साथ राजस्थान में भी जमीनें खरीदी गई। उसमें से एक जो इन्होंने जमीन खरीदी उसकी जानकारी आज हमारे पास उपलब्ध है, वो है कोटा राजस्थान में। अमित शाह जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने यह जमीन खरीदी। हमारा यह कहना है कि जब यह साबित हो गया कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने 8 नवंबर से पहले अपने 500 और 1000 रुपए का निवेश कर जमीन जायदाद खरीदे और अपने जो उनकी नकद राशि थी उसका रंग बदला और देश को लाइनों में लगा दिया, तो क्या इस नोटबंदी का जो घोटाला हुआ, अपने नेताओं को पहले आगाह कर जो आप लोगों ने कई सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी और उसमें मुनाफा कमाया, क्या इस नोटबंदी के घोटाले के जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने यह घोटाला करा है, उनके ऊपर चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? यह आज हम आप सबके समक्ष सवाल रख रहे हैं और भारत सरकार से भी यह बात रखना चाहते हैं, मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या जो इस स्कैम के परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने यह पूरा घोटाला करा और लाभ कमाया, क्या उन लोगों पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के मुकदमे दर्ज होकर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। और साथ ही साथ एक आखिरी चीज कहकर प्रेस वार्ता को समाप्त करेंगे। जब यह नोटबंदी की स्कीम लाई गई तो कहा गया कि इसके 4 उद्देश्य हैं। कहा गया काउंटरफीट करेंसी
इससे खत्म होगी, कहा गया भ्रष्टाचार खत्म होगा, कहा गया काला धन खत्म होगा, और चौथा बोला गया कि आतंकवादियों को जो फाइनेंस मिलता है वो समाप्त होगा। जब देखा गया कि लार्ज स्केल पर 2-2 हजार के नोटों के नकली नोट मार्केट में आ गए, तो काउंटरफीट करेंसी फेल हो गई। कहा ये काउंटरफीट करेंसी को तो नहीं डील कर सकता, पर काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकी फाइनेंस को जरूर डील करेगा। फिर गुजरात में और अन्य जगहों पर अफसर 2000 रुपए के नए नोटों में रिश्वत लेते पकड़े गए। जब पता लगा कि भ्रष्टाचार भी नहीं रुक रहा, तो कहा कि ये भ्रष्टाचार और काउंटरफीट करेंसी तो शायद ना हो, पर काला धन और आतंकी फाइनेंस तो जरूर इससे समाप्त हो जाएगा। फिर हमने देखा कि काला धन की कई रिपोर्टें आई कि भाई नकद में तो काला धन कोई रखता ही नहीं है, सारा काला धन या तो विदेशों में है या गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो कहा कि शायद काला धन भी इससे समाप्त ना हो, पर आतंकी फाइनेंस समाप्त हो जाएगा। फिर देखा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को जब हमारी सेना ने मार गिराया, तो उनके पास भी 2000 के नए नोट पाए गए। तो कहा कि शायद आतंकी फाइनेंस भी इससे ना खत्म हो, पर हम कैशलेस इकोनॉमी की टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारत सरकार ये 8 लाख के घोटाले को छुपाने के लिए रोज गोलपोस्ट बदलती है, अब ये जनता के सामने आ गया है। अब ये ड्रामा बहुत दिन नहीं चलने वाला, और भारत सरकार इस 8 लाख करोड़ के घोटाले की जांच कराए, यह आम आदमी पार्टी मांग करती है।